अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। हम लोगों ने अपने कोर्स का रिसेंटली चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के हवाले से बात की थी और बहुत तफसील से हमने मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हवाले से उसमें बात की। इसके साथ साथ वेक्टर की प्रॉपर्टीज़, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड और पैरेललोग्राम लॉ, ये उस चैप्टर का ख़ास हिस्सा था। आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अपने कोर्स का चैप्टर नंबर 5 है ये, और जो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है उसके अंदर भी ये शामिल है। छोटा सा चैप्टर है। आमतौर पर इस चैप्टर से 6 से 8 नंबर की क्वेश्चंस पेपर में पूछ लिए जाते हैं और ज़्यादातर इस चैप्टर में से सेक्शन बी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही क्वेश्चंस शामिल किए जाते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या कहा जा रहा है। चैप्टर का नाम है टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। यानी इस चैप्टर में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 में टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम एंड इक्विलिब्रियम। जहाँ तक टॉर्क और जहाँ तक इक्विलिब्रियम का ताल्लुक है तो आप छोटी क्लास से ही पढ़कर आए हैं, यानी उस हवाले से आपके जहन में कॉन्सेप्ट तो बहरहाल क्लियर ही होगा। यहाँ पर हम मज़ीद इंशाअल्लाह डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे टॉर्क और टॉर्क के जो इफेक्ट्स होते हैं उसको। फिर एंगुलर मोमेंटम का जो टॉपिक है यह आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को बाकायदा तौर पर और समझने की कोशिश करते हैं चीज़ जो कि आपको नज़र आ रही है टॉर्क। टॉर्क से क्या मुराद होती है स्टूडेंट? जब आप किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाता है। इसको हम आम जिंदगी में क्या कहते हैं? वर्क कह देते हैं। आप जब किसी बॉडी को पुश करते हैं, बॉडी आगे की तरफ जाना शुरू हो जाती है, यानी आगे की तरफ डिस्प्लेस करना शुरू कर देती है। आप बॉडी को ऊपर की तरफ उछालते हैं, बॉडी ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करना शुरू कर देती है। तो जब फोर्स के नतीजे में किसी भी किस्म का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा हो और ये एक रेक्टिलिनियर कॉन्सेप्ट के मुताबिक हो, स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हो, तो इसको हम कहते हैं वर्क। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में बॉडी डिस्प्लेस जो हो रही होती है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रही होती, बल्कि सर्कुलर पाथ या कर्व पाथ के तौर पर डिस्प्लेस हो रही होती है। उसके अंदर घुमाव पैदा हो रहा होता है, टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो लॉक या हैंडल को पकड़ के फोर्स लगाते हैं आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो दरवाज़ा या तो बंद होता है या फिर खुलता है। लेकिन आपने गौर किया, दरवाज़ा बंद होते हुए सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है, इसी तरह दरवाज़ा खुलते हुए भी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है। आप अपनी बुक को खोलने के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं तो बुक के जो पेजेस हैं और जिस नोटबुक में आप काम कर रहे होते हैं उसके पेजेस वगैरह वो किस तरह से मूव कर रहे होते हैं? सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में सर्कुलेटरी, टर्निंग या रोटेटरी इफेक्ट पैदा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस इज कॉल्ड टॉर्क। द टर्निंग और ट्विस्टिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी जिस्म पर फोर्स का ट्विस्टिंग या टर्निंग इफेक्ट जो किसी भी बॉडी पर फोर्स के नतीजे में पैदा होगा, और वो कहाँ पर होगा? एक फिक्स पॉइंट या एक्सिस पर। आप जब दरवाजे को खोल रहे होते हैं तो दरवाज़ा कहाँ से मूव करना शुरू होता है? एक सपोर्टिव पॉइंट होता है जहाँ से दरवाज़ा फ्रेम के साथ सपोर्ट हुआ हुआ होता है, वहीं से घुमाव पैदा होता है। आप सीजर को या कैंची को जब फोर्स करते हैं, मूव करवाते हैं, तो उसके अंदर भी सर्कुलेटरी या टर्निंग इफेक्ट या ट्विस्टिंग इफेक्ट पैदा हो जाता है। तो वो कहाँ पर पैदा होता है? एक फिक्स पॉइंट या फिक्स एक्सिस के लिहाज से पैदा हो रहा होता है। तो यहाँ पर फिक्स पॉइंट और एक्सिस उसी लिहाज से बात हो रही है। हम टॉर्क को कुछ यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का मतलब होगा पोजीशन वेक्टर, जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़कर आए हैं। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड मोमेंट आर्म आर इज कॉल्ड टॉर्क। यानी फोर्स एफ और मोमेंट आर्म या पोजीशन वेक्टर आर का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट, इसको आप क्या कह देंगे? टॉर्क कह देंगे। आप यूं भी लिख सकते हैं द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स। लीनियर फोर्स लग रही होती है, लेकिन अगर उसका रोटेशनल इक्विवेलेंट आप देखें यानी सर्कुलेटरी या टर्निंग इफेक्ट देखें तो इसको भी आप क्या कह सकते हैं? टॉर्क कह सकते हैं। आपने फोर्स लगाई
और फोर्स लगाने के नतीजे में अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट पैदा हो जाता है तो इसको आप क्या कह देते हैं, वर्क, ठीक है ना। लेकिन आपने फोर्स अप्लाई की और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में उसमें सर्कुलेटरी इफेक्ट पैदा हो जाता है, टर्निंग डिस्प्लेसमेंट पैदा होता है, तो वो क्या बन जाएगा, लीनियर फोर्स का रोटेशनल इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप क्या कह देंगे, टॉर्क कह देंगे। इट मे ऑल्सो बी टर्म्ड एज मोमेंट और मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको आप मोमेंट भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। लीनियर इक्विवेलेंट का लीनियर फोर्स का जो रोटेशनल इक्विवेलेंट है तो वो क्या बन जाएगा, रोटेशनल फोर्स बन जाएगा। तो इसको टॉर्क को आप रोटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं। कहीं कहीं पर आप मोमेंट का टर्म पढ़ेंगे, कहीं कहीं पर आप मोमेंट ऑफ फोर्स का टर्म पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल सेम है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद कीजिए चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़कर आए हैं, जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है यानी वेक्टर प्रोडक्ट, तो जवाब में आपको एक वेक्टर ही मिलता है। यही वजह है कि क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको टॉ से डिनोट किया जाता है। ये देखिए टी की तरह का एक सिंबल बना हुआ है, इस सिंबल को पढ़ते हैं टॉ। यहां मैं लिखकर दिखा रहा हूं, ऊपर देखें टी ए और यू, इसको पढ़ते हैं टॉ, ठीक है ना, टी की तरह का सिंबल है और वेक्टर है, इसीलिए इसके ऊपर आपको तीर का निशान नजर आ रहा है। इन सिस्टम इंटरनेशनल इट्स यूनिट इज न्यूटन मीटर, सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। क्यों, देखिए फोर्स का यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन वेक्टर या मोमेंट आर्म यानी कि आर का यूनिट क्या होता है सिस्टम इंटरनेशनल में, मीटर, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट होता है। लिहाजा टॉर्क का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। तो वही चीज यहां पर आपको लिखी हुई नजर आ रही है। अब देखिए यहां पर एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, इसमें एक रेंच यानी कि पाना दिखाया गया है। आप जानते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में पाने को इस्तेमाल किया जाता है स्क्रू को खोलने के लिए या स्क्रू को टाइट करने के लिए। तो फोर्स लगाई जाती है, फोर्स लगने के नतीजे में रेंच सर्कुलेटरी इफेक्ट क्रिएट करता है, जिसके नतीजे में ये स्क्रू या तो बंद होना शुरू होता है या खुलना शुरू होता है। बंद करने के लिए क्लॉकवाइज मूव करना होता है और खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना होता है, जो आगे चल के हम टॉर्क के डायरेक्शन में समझेंगे भी। तो उम्मीद है कि पाने की जो एग्जाम्पल है ये हम सबकी चूंकि रियल लाइफ से बिलोंग भी करती है, तो ये यकीनन आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। मैथमेटिकली देखें तो टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म और फोर्स का। मोमेंट आर्म का मतलब क्या है, मोमेंट आर्म का मतलब है आर और फोर्स का मतलब क्या है एफ। चूंकि दोनों वेक्टर्स हैं इसलिए तीर का निशान और बीच में आपको नजर आ रहा है क्रॉस। चूंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है लिहाजा जवाब आपको वेक्टर की सूरत मिलेगा। लिहाजा आप जानते हैं कि टॉर्क चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए उसके ऊपर भी तीर का निशान आ गया और पिछली स्लाइड में भी हम ये बात कर चुके हैं। अब आर और एफ के दरमियान से क्रॉस को रिमूव कर दिया। जब क्रॉस को रिमूव करेंगे तो जाहिर है कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। डॉट को रिमूव करने पर कॉस का फंक्शन आता है, क्रॉस को रिमूव करने पर साइन का फंक्शन आता है। चैप्टर नंबर 2 में हम इस हवाले से बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर आर एफ साइन थीटा आ गया। ऊपर वाले फॉर्मूले के मुताबिक ये जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है स्काई ब्लू कलर से, इसके मुताबिक टॉर्क डिपेंड कर रहा है दो क्वांटिटीज पर, दोनों वेक्टर फॉर्म में है, नंबर 1 आर, नंबर 2 फोर्स। लेकिन नीचे वाले फॉर्मूले को देखो जो पर्पल कलर से लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे टॉर्क डिपेंड कर रहा है तीन क्वांटिटीज पर। नंबर 1 मैग्नीट्यूड ऑफ आर, नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, एंड नंबर 3 ओरिएंटेशन बिटवीन आर एंड एफ, और वो ओरिएंटेशन क्या है, थीटा। यानी आप टॉर्क थीटा जो कि एंगल है आर और एफ के दरमियान, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो इस एंगल की बुनियाद पर हम देखेंगे कि टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और टॉर्क कब मिनिमम होगा। स्पेशल कंडीशन आ रही है अब आपके सामने, इफ मोमेंट आर एंड फोर्स बोथ आर पैरेलल, अगर मोमेंट आर यानी कि आर और फोर्स यानी कि एफ दोनों पैरेलल हों, तो दो वेक्टर जब पैरेलल हो एंगल क्या हो जाता है, 0 डिग्री। चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़कर आए हैं, जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हो यानी एक दूसरे के लासे एक ही डायरेक्शन में हो तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो वही कंडीशन यहां पर लिखी हुई है। सो टॉर्क बराबर हो जाएगा आर एफ साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में थीटा की जगह पर क्या पुट कर दिया, 0 डिग्री। अब देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर पर चेक करें तो जवाब आएगा 0। 0 को आर और एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों एक दूसरे के लासे एक ही डायरेक्शन में हो, यानी पैरेलल हो, मतलब लीनियर इफेक्ट हो, तो कोई टर्निंग इफेक्ट तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लासे एक ही लाइन में एक्ट कर रही होंगी। कैसे? देखिए, फर्स्ट कर लीजिए ये आर है, ठीक है, और फर्स्ट कर लीजिए कि आगे में ड्रॉ कर देता हूं, ये फर्स्ट कर लीजिए एफ है। तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए ना, एक ही डायरेक्शन में है, तो टर्निंग इफेक्ट तो पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन डेवलप कर रहे हैं। लिहाजा टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहां देखिए एक्सप्रेशन से वही बात समझ आ रही है कि आर एफ जीरो से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? जीरो, मीन्स टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो। तो हम कह सकते हैं दैट इज नो रोटेशनल इफेक्ट, यानी टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। रोटेशनल इफेक्ट का मतलब क्या हो गया? टॉर्क। नो टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, कोई टॉर्क, कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसकी मजीद कंडीशन, हम के टॉर्क कब मैक्सिमम हो सकता है, या टर्निंग इफेक्ट या रोटेटरी इफेक्ट कब मैक्सिमम हो सकता है, वो अब हम आगे चल के देखते हैं। तो यहां देखिए केस बी है, ये कंडीशन बी है। इफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स बोथ आर परपेंडिकुलर, अगर मोमेंट आर्म और फोर्स दोनों एक दूसरे के लासे परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर होने की सूरत में एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो इसीलिए लिखा हुआ है देन थीटा इक्वल्स 90 डिग्री। सो टॉर्क के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं एंगल की जगह पर 90 डिग्री। टॉर्क बराबर हो गया आर एफ साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई? 1। कैलकुलेटर पर आप चेक करें तो साइन 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा 1। 1 को आर और एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टॉर्क बराबर हो गया आर एफ। दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम रोटेशनल इफेक्ट यानी कि टॉर्क विल बी प्रोड्यूस। इस कंडीशन में मैक्सिमम रोटेशनल इफेक्ट पैदा होगा। आप दरवाजे को जब खोलते हैं तो आप फोर्स लगा रहे हो लॉक पर, खोलने के लिए अपनी तरफ फोर्स लगाते हैं, बंद करने के लिए अपने से ऑपोजिट। तो जहां पर फोर्स लग रही होती है आपके हाथों से, वहां से, और जहां से मोशन प्रोड्यूस होता है यानी सपोर्टिव पॉइंट, तो देखिए दो लाइन बन जाएंगी। यानी मैं आपको यूं समझाता हूं कि फर्स्ट कर लीजिए ये क्या है? दरवाजा। ये सपोज कर लीजिए दरवाजा है, ठीक है, और फर्स्ट कर लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? लॉक, ठीक है। आपने यहाँ पर फोर्स लगाई, ठीक है। अब जो फोर्स आप यहाँ पर लगाएंगे तो मोशन कहाँ से पैदा होगा? ऑपोजिट साइड से, जहाँ पर दरवाजे को सपोर्ट दिया गया फ्रेम के साथ, ठीक है ना। तो ये वाली कौन कौन सी लाइन? अब देखें जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये वाली लाइन हो गई, और एक वो जो आपने फोर्स लगाई है वो आपकी तरफ होगी। अब आपकी तरफ बनाने के लिए मैं इसको यूं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। ये वो डायरेक्शन है जो आपने अपनी तरफ फोर्स के लिए अप्लाई किया दरवाजे खोलने के लिए। लेकिन दरवाजा कहाँ से खुलना शुरू होगा? जहां से इसको सपोर्ट मिला हुआ था, यानी यहां से। तो एक रेड लाइन हो गई और एक ब्लैक लाइन हो गई। दोनों के दरमियान एंगल आप देख सकते हैं कितने डिग्री का बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों के दरमियान जो एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है वो बनता हुआ नजर आ रहा है 90 डिग्री का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री का एंगल। तो टॉर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, यानी दरवाजा आसानी से खुलेगा। दरवाजे में ज्यादा से ज्यादा टर्निंग या ट्विस्टिंग या रोटेटरी या सर्कुलेटरी इफेक्ट पैदा हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क की डायरेक्शन के लिए क्या करना है, तो इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। एमसीक्यूज़ के तौर पर भी ये चीज़ पूछी जाती है। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। आप जानते हैं कि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, तो ज़ाहिर है इसकी कोई प्रॉपर या स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। पार्ट ऑफ द टॉर्क कैलकुलेशन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन। द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस एंड टू द फोर्स। ठीक है ना। अब ये जो आपको ये जुमला लिखा हुआ नजर आ रहा है, द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। किस चीज के परपेंडिकुलर? टू बोथ द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस। रेडियस जो कि एक एक्सिस या एक फिक्स लाइन से बन रहा होगा, एंड टू द फोर्स, जहां पर फोर्स अप्लाई की जा रही होगी वो वाला पॉइंट। इट इज कन्वेंशनल टू चूज इट इन द राइट हैंड रूल डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट हैंड रूल के मुताबिक हम यहाँ पर बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक डिस्क या कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपको दिखाया जा रहा है, और ये फर्स्ट कर लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ग्रे कलर की, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। आप अपने थंब को देखिए और जो आपकी उंगलियों का कर्ल यानी उंगलियों को घुमाओ उसको देखिए। तो यहां देखिए पहली चीज क्या लिखी हुई थी? द डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ द रेडियस फ्रॉम द एक्सिस। अब रेडियस फ्रॉम द एक्सिस को देखिए ब्लैक कलर से नजर आ रहा है, ये रहा डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। ब्लैक कलर से रेडियस फ्रॉम द एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है।
ये ब्लैक कलर से रेडियस फ्रॉम द एक्सिस नजर आ रहा है। एंड टू द फोर्स, अच्छा फोर्स इसको आगे की तरफ घुमाना है तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। अब ये और ये देखें, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, एफ और आर परपेंडिकुलर है, और ये जो एक्सिस है ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, राइट हैंड रूल के मुताबिक इस तरह से बता रहे हैं, ठीक है ना। In the above diagram, the radius from the axis is denoted by r. ऊपर डायग्राम में रेडियस फ्रॉम द एक्सिस r से दिखाया गया है, जो कि ब्लैक एरो है। देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्लैक एरो। अप्लाइड फोर्स इज डिनोटेड बाय f। अप्लाइड फोर्स आगे की तरफ घुमाना है इसको, ठीक है ना। जिस तरह मोटर बाइक होती है, मोटर बाइक के एक्सीलेटर को हाथ से आगे की तरफ घुमाया जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है ना, यूं घुमाया जाता है। तो जो फोर्स है ना वो आगे की तरफ है। तो यहाँ पर भी आप देखें ब्लू एरो जो नजर आ रही है, ये जो एरो नजर आ रहा है ब्लू एरो, ये फोर्स एफ के लिए है। एंड टॉर्क प्रोड्यूस इज डिनोटेड बाय टॉ, रेड एरो, ये वाला रेड एरो, ठीक है ना। देखिए दो रेड एरो है, एक ये वाला रेड एरो, इसकी बात नहीं हो रही, ये वाला रेड एरो, ये थंब है ना, थंब, थंब डायरेक्शन बता रहा है टॉर्क की। ये देखिए राइट हैंड रूल के मुताबिक उंगलियों को घुमाओ, क्या बता रहा है, फोर्स, और जो रेडियस फ्रॉम द एक्सिस है वो क्या, ऊपर की तरफ आर। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। जो थंब है वो बेसिकली टॉर्क की डायरेक्शन बता रहा है, जिसको रेड एरो से यहां पर दिखाया गया है। तो उम्मीद है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आपको समझ आई होगी। अब कौन सा टॉर्क हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, कौन सा टॉर्क हमें नेगेटिव लेना चाहिए, उस हवाले से हम बात करते हैं। तो डायरेक्शन या साइन कन्वेंशन ऑफ टॉर्क, ठीक है। इट इज कन्वेंशन दैट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होते हैं वो पेपर के प्लेन से बाहर की तरफ ले आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है ना। अब वो कैसे, फिगर नंबर 1 देखिए, देखिए ये एक प्लेन है पेपर का, ठीक है ना, पेज आपको दिखाया गया है, इस पे एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के पॉइंटर जिस तरह से मूव कर रहे होते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर पॉइंटर मूव कर रहा हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, ऊपर की तरफ, यानी जो प्लेन है ये वाली प्लेन, इसके आउटवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क टेकन टू बी पॉजिटिव। अब ये आपको याद रखना है कि जितने भी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क होंगे वो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। आगे चलते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। क्लॉकवाइज टॉर्क यानी अगर मैं इसकी रोटेशन को ऑपोजिट कर दूं, घड़ी के जिस तरह पॉइंटर मूव कर रहे होते हैं उस तरह से कर दूं, तो सारे टॉर्क की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उलट हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देखें ये वही आपको प्लेन ऑफ पेपर दिखा दिया गया है। अब देखिए डायरेक्शन किस तरह से ली गई है, डायरेक्शन ली गई है क्लॉकवाइज। यहाँ पहले वाले डायग्राम में देखिए एंटी क्लॉकवाइज, थंब जो है वो क्या बता रहा है, ऊपर की तरफ टॉर्क की डायरेक्शन। अब जब इसको इन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो थंब की डायरेक्शन देखें इन्वर्ट, यानी कि प्लेन के अंदर की तरफ हो गई है, प्लेन ऑफ पेपर के, ठीक है। तो वही बात हो रही है। और यह आपको याद रखना है कि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव ले आते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आप पॉजिटिव लेंगे और क्लॉकवाइज टॉर्क की जब बात होगी तो उसको आप नेगेटिव लेंगे। ये पेपर में एमसीक्यूज के हवाले से कई दफ़ा पूछे जा चुका है। तो आपने याद रखना है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं, और क्लॉकवाइज टॉर्क यानी जिस डायरेक्शन में घड़ी के पॉइंटर मूव करते हैं क्लॉकवाइज, ये जो आपको नजर आ रही है, तो क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और आप 10 ईयर 20 ईयर में देखें तो सेक्शन बी में ये सवाल आपको कई दफ़ा नज़र आता है। डिफाइन कपल, कपल की तारीफ करें। डिराइव द रिलेशन ऑफ कपल ऑफ टू फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ। दो फोर्सेस हैं, एक एफ और एक माइनस एफ, इन दोनों से बनने वाले कपल का फॉर्मूला डिराइव करना है, रिलेशन डिराइव करना है। अब कपल से क्या मुराद होती है, पहले तो हम कपल को समझने की कोशिश करते हैं। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एफ एंड नेगेटिव एफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट बट नॉट अलोंग द सेम लाइन कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस, एक फोर्स एफ हो गई, एक फोर्स नेगेटिव एफ हो गई। दोनों फोर्सेस किसी एक बॉडी पर अमल कर रही हैं, एक ऑब्जेक्ट पर अमल कर रही हैं, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट, दोनों सेम लाइन पर असरअंदाज नहीं हो रही। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर क्या बन जाएंगी, कपल। कपल का मतलब पेयर, जोड़ा, फोर्सेस का जोड़ा, ठीक है ना। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाए तो फिर वो न्यूटन का थर्ड लॉ बन जाता है, एक फोर्स एक्शन हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बॉडी है, इस बॉडी पर फर्स्ट कर लीजिए फोर्स लगा दिया आपने राइट डायरेक्शन में,
ये फोर्स हो गई सपोज कर लीजिए F, ठीक है, और एक फोर्स आपने लगा दी इसी बॉडी पर लेफ्ट डायरेक्शन में, और फर्स्ट कर लीजिए वो फोर्स क्या हो गई नेगेटिव F, ठीक है। अब देखिए दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो लाइन ऑफ एक्शन क्या है दोनों का सेम, तो एक फोर्स एक्शन हो गई, एक फोर्स क्या हो गई रिएक्शन। देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये सेम है, एक ही लाइन पर असरअंदाज हो रही है, तो इसको हम कह देंगे न्यूटन का थर्ड लॉ। कपल में और न्यूटन के थर्ड लॉ में क्या फर्क है? कपल के अंदर दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की ही होंगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, बट दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। अब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होने का क्या मतलब है उसको समझ लीजिए। यहां फर्स्ट कर लीजिए ये एक और बॉडी में दिखा रहा हूं, अब इस बॉडी पर मैं फोर्स लगाता हूँ राइट डायरेक्शन में, सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये वाली फोर्स हो गई सपोज कर लें F, ठीक है, और इसी बॉडी पर मैं एक फोर्स लगाता हूँ F के ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन वो फोर्स मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए ये नेगेटिव F फोर्स हो गई, ठीक है। अब देखिए दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या सेम है? सेम नहीं है, एक फोर्स ऊपर है एक फोर्स नीचे है, तो इसमें क्या होगा अब बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगा, घूमना शुरू कर देगा, ठीक है ना। बॉडी में क्या चीज पैदा हो जाएगी? सर्कुलर मोशन पैदा हो जाएगी, यूं घूमना शुरू हो जाएगा बॉडी, तो टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा ड्यू टू दीज पेयर ऑफ फोर्सेस, जिसको आप क्या कह रहे हैं कपल, ठीक है। आगे चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कपल। कपल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अ कपल इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस। कपल पेयर ऑफ फोर्सेस है, फोर्सेस का जोड़ा होता है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बात की आपसे। These forces are equal in magnitude. ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड के लिहाज से बराबर होती हैं, यानी अगर ये वाली फोर्स 5 न्यूटन की है तो लाजमी तौर पर ये वाली फोर्स भी 5 न्यूटन की ही होगी। और इनके डायरेक्शन क्या होते हैं? ऑपोजिट। तो देख सकते हैं आप एक राइट डायरेक्शन है एक लेफ्ट डायरेक्शन है ऑपोजिट, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन भी नजर आ रहा है आपको। डिस्प्लेस्ड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मोमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, देखिए एक फोर्स यहाँ पर एक फोर्स यहाँ पर है, दोनों के दरमियान कौन सा डिस्टेंस हो गया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, 90 डिग्री का डिस्टेंस। इन दिस केस नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होती है बॉडी पर वो क्या होती है? जीरो, क्योंकि दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर होती है। इट प्रोड्यूसेस प्योर रोटेशनल मोशन इन अ बॉडी। ये प्योर रोटेशनल मोशन पैदा करता है। ऊपर में डायग्राम देखें तो F और नेगेटिव F एक ही लाइन पर अमल कर रहे थे, कोई रोटेशनल मोशन पैदा नहीं होगा, बॉडी स्टेशनरी हालत में रहेगा क्योंकि एक्शन और रिएक्शन बराबर है। जबकि निचले डायग्राम में एक्शन और रिएक्शन फोर्स इसको हम नहीं कहेंगे क्योंकि ये दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर अमल कर रही हैं, एक ऊपर एक नीचे, बट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके नतीजे में ये सर्कुलेटरी मोशन या रोटेशनल मोशन क्रिएट कर देती है। तो वही बात यहाँ पर आपको नजर आ रही है। अब देखिए गाड़ी का व्हील आपको दिखाया गया है, गाड़ी के व्हील का एक स्क्रू वो खोला जा रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लग रही है ऊपर की तरफ, देखें ब्लू एरो नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, दूसरी फोर्स दूसरे हिस्से पर लग रही है नीचे की तरफ। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, डायरेक्शन के लिहाज से ऑपोजिट है, चूंकि एक ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जो पाना है, पाइप पाना या जो रेंज आपको नजर आ रहा है घूमना शुरू हो जाएगा, तो जिसके नतीजे में यहाँ जो स्क्रू पार जब ये घूमेगा तो स्क्रू भी खुलना शुरू हो जाएगा, यानी रोटेशनल मोशन पैदा हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर देखिए नल दिखाया गया है, नल के एक हिस्से पर यहाँ पर फोर्स लगा रही है राइट डायरेक्शन में और यहाँ पर फोर्स लग रही है लेफ्ट डायरेक्शन में। दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट है, तो नल के ऊपर भी यहाँ देखें तो टर्निंग या रोटेशनल मोशन पैदा हो जाएगी और दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस d फासले पर मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ देखें तो गाड़ी का स्टीयरिंग दिखाया जा रहा है, एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है एक फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, तो गाड़ी भी का स्टीयरिंग जाहिर है कि रोटेशनल मोशन क्रिएट होगा और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पर मौजूद है, ठीक है। इसी तरीके से अगली डायग्राम देखें तो यहाँ पर स्केलेटन दिखाया गया है, जो हमारी पसलियाँ होती हैं उसमें भी दोनों साइड पर फोर्स लग रही होती है और जिसकी नतीजे में जो हमारी पसलियाँ ये स्टेबल हालत में रह पाती हैं और इनके अंदर इलास्टिसिटी पैदा होती है और ये अपने आप को मेंटेन रख लेती हैं। तो ये बेसिकली इन्हीं पेयर ऑफ फोर्सेस की वजह से ही है। चलते हैं अब हम और कपल का फॉर्मूला अब हमें डिराइव करना है। तो देखिए कपल का फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए यहाँ पर डायग्राम आपको बनती हुई नजर आ रही है। जिस स्टेप के साथ मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ आपने उन्हीं स्टेप के साथ डायग्राम ड्रॉ करनी है, बहुत केयरफुली देखिएगा। एक्स एक्सिस पर आपने एक लाइन दिखा दी, फिर ये वाई एक्सिस पर एक लाइन आ गई, दोनों एक्सिस जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको पॉइंट ओ कह दिया। यहाँ पर फर्स्ट कर लीजिए एक पॉइंट ए है जो कि ओरिजिन से R1 डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, यहाँ पर एक और पॉइंट बी है जो कि ओरिजिन से R2 डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है,
पॉइंट बी से लेकर पॉइंट ए तक का फासला कुछ ना कुछ होगा। पॉइंट बी से ए तक एक लाइन आपने दिखा दी, हेड टू टेल रूल के मुताबिक उसको आपने आर कह दिया है, जो कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए पर एक फोर्स अमल कर रही है राइट डायरेक्शन में, इसको आपने कह दिया एफ, और इसी तरह पॉइंट बी पर आप एक और फोर्स अमल करते हुए दिखा रहे हैं जो कि एफ के लिहाज से सेम मैग्नीट्यूड की होगी, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसको माइनस एफ कह दिया। अब दोनों फोर्सेस के दरमियान एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, जिसके बारे में भी हमने पिछली स्लाइड में बात की। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डी कह दिया, और जाहिर है कि यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनेगा, वो एंगल आ गया थीटा, और फाइनली इस पॉइंट को हमने कह दिया पॉइंट सी। Consider a couple consisting of two equal and opposite forces F and minus F acting at points A and B। ये डायग्राम की एक्सप्रेशन आ गई है। अगर पेपर में सवाल आए तो डायग्राम ड्रॉ करके आप यही एक्सप्रेशन लिखेंगे। कंसीडर अ कपल, एक कपल पर गौर करें, मतलब पेयर ऑफ फोर्सेस पर गौर करें, जो कि दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस F और नेगेटिव F पर मुश्तमिल हैं, और पॉइंट ए और पॉइंट बी पर अमल कर रही हैं। देखिए पॉइंट ए पर फोर्स F है, पॉइंट बी पर फोर्स नेगेटिव F है। The position of point A from origin is denoted by position vector R1। पॉइंट ए की पोजीशन ओरिजिन से किसके जरिए बताई गई है? R1 के जरिए। वेयर एज, जबकि द पोजीशन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम ओरिजिन इज डिनोटेड बाय पोजीशन वेक्टर R2। पॉइंट बी की पोजीशन ओरिजिन से किसके जरिए बताई गई है? R2 के जरिए, एज शोन इन द डायग्राम, जैसे कि डायग्राम से जाहिर है। टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स F एट पॉइंट ए अबाउट पॉइंट O वी कैन राइट एज। अब जरा डायग्राम पे गौर करें। अगर मैं पॉइंट ए पर फोर्स लगाता हूं, ठीक है ना, तो पॉइंट ए यूं घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। किस तरह से घूमना शुरू होगा? पॉइंट ए इस तरह से घूमना शुरू होगा, यूं नीचे की तरफ आना शुरू होगा, ठीक है। और ये घुमाव कहाँ से पैदा होगा? पॉइंट ओ से। अभी लास्ट स्लाइड में जब टॉर्क की मैं बात कर रहा था, तो दरवाजे की मैं मिसाल दे रहा था, दरवाजा कहाँ से घूमना शुरू होता है? जहाँ से उसको सपोर्ट मिली होती है। तो ये पूरी की पूरी रेड लाइन यूं घूमना शुरू हो जाएगी, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाई है, और कहाँ से घूमना शुरू होगी? पॉइंट ओ से। तो इसीलिए लिखा गया टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स एफ, फोर्स एफ का मोमेंट यानी टॉर्क लेने पर। ये फोर्स हम कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं? पॉइंट ए पर। और किस पॉइंट के लिहाज से होगा? पॉइंट ओ के लिहाज से, तो वही बात हो रही है। टॉ वन बराबर हो गया R1 क्रॉस F, ठीक है ना। टॉ वन देखें R1 है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर R1, और पॉइंट ए पर फोर्स अप्लाई हुई F, तो टॉ वन इसको कह दिया R1 क्रॉस F। सिमिलरली टेकिंग मोमेंट ऑफ फोर्स नेगेटिव F एट पॉइंट B अबाउट पॉइंट O वी कैन राइट एज। अब पॉइंट B पर जो फोर्स लग रही है वो कौन सी है? नेगेटिव F। जब पॉइंट बी पर ये फोर्स लगेगी तो जाहिर है कि पॉइंट बी में एक टॉर्क पैदा होगा, और वो भी पॉइंट ओ के लिहाज से होगा, तो इसीलिए यहाँ पर पॉइंट ओ की बात हुई। आप उसको कहते हैं टॉर्क टू R2 क्रॉस नेगेटिव F, ठीक है ना। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर R2 यानी मोमेंट आर्म R2, और फोर्स कितनी लग रही है? नेगेटिव F, तो टॉर्क टू बराबर हो गया R2 क्रॉस नेगेटिव F। टोटल टॉर्क मालूम कर लेते हैं। द टोटल टॉर्क ड्यू टू द टू फोर्सेस इज, टॉर्क बराबर हो गया टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। अब टॉर्क 1 की जगह पर टॉर्क 1 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस एज इट इज टॉर्क 2 की जगह पर टॉर्क 2 की वैल्यू पुट कर दी। R1 क्रॉस F एज इट इज, प्लस माइनस, माइनस को मैंने बाहर लिख लिया, R2 क्रॉस F इस तरह से आ गया। अब देखिए इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप देख सकते हैं क्रॉस F कॉमन है। पहले क्या बचेगा? R1, फिर माइनस, बाद में क्या बचेगा? R2, क्रॉस भी कॉमन है, F भी कॉमन है। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रख रहे हैं, हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था A क्रॉस B बराबर नहीं होता B क्रॉस A के, है ना। तो यानी अगर आप A और B की पोजीशन ऑल्टर कर देंगे तो साइन तब्दील हो जाएगा। तो क्रॉस देखें राइट पर है R1 के, और F भी राइट पर है। इसी तरीके से आगे वाली ब्रैकेट में देखिए ना, क्रॉस और F R2 के राइट पर है, तो मैंने क्रॉस और F को राइट पर कॉमन लिया है, लेफ्ट पर कॉमन नहीं लिया, इसका ख्याल रखना है, ठीक है ना। आप इसको F क्रॉस R1 माइनस R2 नहीं लिख सकते, R1 माइनस R2 क्रॉस F ही लिखना होगा। फ्रॉम वेक्टर डायग्राम OBA, अब देखिए वेक्टर डायग्राम OBA के मुताबिक ये O है, ये B है और ये A है। R किसके बराबर है? R1 माइनस R2, है ना। हेड टू टेल रूल के मुताबिक R बराबर हो गया R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 की जगह पर हमने क्या लिख दिया? R और क्रॉस F। वेयर R इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम B टू A, जबकि R B से A तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो टॉर्क किसके बराबर हो गया? अगले स्टेप में देखिए थोड़ा डीम हो गया ये, RF, जब R और F के दरमियान से क्रॉस को रिमूव करेंगे तो साइन का फंक्शन आएगा, तो टॉर्क बराबर हो गया RF साइन थीटा, यानी टॉर्क बराबर हो गया F को मैंने पहले लिख लिया, R साइन थीटा को बाद में लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, कैसे निकालेंगे? चलते हैं।
फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल को देखिए आप, ठीक है ना। राइट एंगल ट्राइंगल के मुताबिक हम काम करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी वाली, ए सी बी। ए सी बी ये जो नज़र आ रही है, एक ग्रीन लाइन है, एक लाइट ब्लैक कलर की लाइन है, और इसी तरीके से एक फेरोसी कलर की है। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ए सी बी, इसके मुताबिक साइन थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स बी से लेकर सी, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस मीन्स ए से लेकर बी, या हाइपोटेनियस है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, स्मॉल टी, ये देखिए नजर आ रहा है। और ए बी का मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आर के ऊपर तीर का निशान था, यहाँ आर के ऊपर तीर का निशान नहीं, मीन्स मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन इस एंगल में आ गई। आगे देखिए तो डी किसके बराबर हो जाएगा, आर डिवाइड कर वहां ले जाए, डी बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। अब इक्वेशन नंबर 1 देखें जरा, ये रही आर साइन थीटा लिखा हुआ है, इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डी। तो फाइनली इक्वेशन 1 बिकम्स टॉर्क बराबर है एफ इंटू डी। तो इस एक्सप्रेशन से ये समझ आ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट का, ठीक है ना। टॉर्क किसके बराबर होता है, फोर्स और डी का प्रोडक्ट होता है। तो उम्मीद है कि कपल का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है ये आपको समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। एक ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कपल का, और एक एंगुलर मोमेंटम, दो ही टॉपिक पेपर में सेक्शन में कसरत से पूछे गए हैं। तो आपने बहुत अच्छी इनकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक मैं इस लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम एंगुलर मोमेंटम के हवाले से बात करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हमें डिस्कस करने हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।